बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी डिस्कशन जो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में वो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हो रही थी। हमने डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप्स कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, लाइक ट्रीज, एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, और फिर इनकी एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी। आज हमने डिस्कस करना है कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर और सेकंड वन इज द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम बेसिकली एक मेथड, तरीक़ेकार, प्रोसीजर को कहा जाता है। वो मेथड प्रोसीजर जो है वो एक प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट में हो, तरतीब में हो, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो टिपिकली डेफिनेशन इसकी क्या है जी? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो अक्सर बुक्स में लिखा होता है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टास्क, एंड आल्सो task will be a problem. It expressed as a finite list of well-defined instructions. अब आप एल्गोरिथम जब लिखते हैं तो उसमें जो है उसकी फाइनाइट लिस्ट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। बाकी एल्गोरिदम होता क्या है, कुछ उसके स्टेप्स लिखने का तरीका क्या है, स्टेप्स कितने होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली एल्गोरिदम होता क्या है, उसमें फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्दर ये है कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ डाटा होना चाहिए, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है एल्गोरिदम की वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning. In simple word, an algorithm is a step-by-step procedure for calculation. तो ये देखें, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, और ये सारी चीज़ें अगर समराइज करके लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टास्क। सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम अगर हम लें, अब सैम्पल प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड टू स्टार्ट अ कार। बेसिकली एल्गोरिदम ऐसे ही होता है जैसे कि कोई काम करने से पहले आप उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई या इनिशियल प्लान जब आप डिज़ाइन करते हैं, उस इनिशियल प्लान को भी एल्गोरिदम कह सकते हैं हम। या जिसे मतलब सिंपल वर्ड्स में कि कागजी कार्रवाई। इसके अक्सर मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं, तो उस टेलर के पास आप अपना कपड़ा वगैरह या जो भी सूट या मटेरियल है वो देते हैं। देने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है कि आपकी मेजरमेंट्स लेता है और मेजरमेंट्स को एक पेज पे नोट करता है। जो मेजरमेंट्स के को वो पेज पे नोट कर रहा था वो ऐसे है जैसे एक प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले, कोडिंग करने से पहले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले कुछ पॉइंट्स नोट करता है, टेक्निकल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के नोट करने को हम कहेंगे कि वो एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, उन पॉइंट्स में तरतीब और प्रोसीजर, सीक्वेंस उसको लाज़मी ज़हन में रखना होता है। तो सैंपल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं कि कार स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। उसको अगर सीक्वेंस में हम लिखें तो क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इंसर्ट की करेंगे। Then make sure car is in neutral gear. Press the gas pedal or accelerator जिसे हम कहते हैं. Turn the key to start position. If the engine starts in 6 seconds, release the key to the ignition position. छठवां स्टेप हमारा क्या होगा कि else if engine does not start in 6 seconds, release the key and gas pedal. Wait for 10 seconds and repeat the step 3 to 6. यानी कि तीसरे स्टेप से छठवें स्टेप तक जो एक्टिविटी है इसको रिपीट करें। देन अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, 5 टाइम्स आप
ट्राई कर लेते हैं सपोज, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप वर्कशॉप वालों को कॉल करें, जो मैकेनिक है उसको कॉल करें। तो बेसिकली इस एग्जांपल पे आप देख रहे होंगे कि तरतीब सीक्वेंस जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी स्टेप 1 पे जो इंसर्ट की है उसको हम स्टेप 5 पे या 3 पे या 2 पे ले आएँ और स्टेप 3 वाले को पहले जो है स्टेप पे ले जाएँ। कि जाते ही हम पहले एक्सेलेरेटर घुमाना शुरू कर दें, उसके बाद की इंसर्ट करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है गाड़ी स्टार्ट करने का। तो इस सीक्वेंस को अगर हम स्टेप्स में प्रॉपर लिखें तो ये हमारे पास एल्गोरिदम टू स्टार्ट द कार ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस सिंपल सी एग्जांपल से एल्गोरिदम के स्टेप्स का आइडिया हो गया होगा। एक और टॉपिक है जी सूडो कोड और एल्गोरिदम, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आइडियाज़ ये होते हैं जो मुझे 3-4 जगह पे स्टडी करने के बाद समराइज़ उसमें से मिला है। वो यही है कि algorithm is a well-defined sequence of steps that provides a solution for a given problem, while a pseudocode is one of the method that can be used to represent an algorithm. इससे भी ज़्यादा आसान मीनिंग में आपको लिखूं या बताऊं, वो ये है कि सूडो कोड आप एक किस्म का पैराग्राफ की फॉर्मेट में डिटेल थोड़ी सी जो लिखते हैं उसको हम कहेंगे सूडो कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जो स्टेप बाय स्टेप्स कुछ नंबरिंग के साथ प्रॉपर जो आप स्टेप्स डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को, उसको हम कहेंगे कि ये एक एल्गोरिदम है। अगेन, एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सूडो कोड इज अ डिटेल प्रोसीजर, या उसको कह लें कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में जब आप कोई सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो आपका सूडो कोड होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि एल्गोरिदम और सूडोकोड ये दोनों प्रोग्राम्स या कोड वो नहीं है, सोर्स कोड नहीं है। सोर्स कोड एक अलग कंप्लीट प्रोग्राम कोड होता है जो कि कंपाइलर पे आप टाइप करते हैं या इंटरप्रेटर पे टाइप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बगैर आप कवर नहीं कर सकते। तो हम इस सब्जेक्ट में जो मैं साथ-साथ लेके चलूँगा वो ज़्यादातर सी प्लस प्लस लैंग्वेज लेके चलूँगा प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलते हैं जी प्रोग्रामिंग में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, फेसेस, उसके कितने पार्ट होते हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम डिज़ाइन करने के, और एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, मशीन लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीजर, और कंप्यूटिंग प्रोफेशन एथिक्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स के डिस्कस करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंक्रीज होंगी, प्लस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट प्रॉपर हम क्लियर कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? आप अक्सर देखते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जब प्रोग्राम लिखते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्लीट प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को लिखना जो होता है, राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब जब इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे होते हैं उसमें प्रॉपर आप कंप्यूटर लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके सिंबल्स को आप फॉलो करते हैं एज इट इज़। जो है अगर सी प्लस प्लस के सिंबल्स लैंग्वेज है तो उसके सिंबल्स जो है आप हैश इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं, रिटर्न ज़ीरो पे जाते हैं। अगर आप कोई जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स सिंबल्स थोड़े से चेंज हैं। आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके सिंबल्स थोड़े से चेंज है। तो आप प्रोग्रामिंग जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रॉपर जो है सीक्वेंस और सिंबल्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। टिपिकली देख लेते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो, मीन के स्टेप 1 स्टेप 2 एंड सो ऑन। तरतीब से जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो प्रॉपर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है, और उस एक्टिविटी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल क्या होता है जी? उसमें सबसे पहला और मेन पॉइंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले देखते हैं कि जी आपका टास्क है क्या, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसका कुछ स्टेप्स लिखते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं, जर्नल फॉर्मेट में एक सॉल्यूशन बनाते हैं कोडिंग के अलावा। फिर उसके बाद प्रॉपर उसकी कोडिंग, डिज़ाइनिंग और फिर उसकी जो है इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग, वो सारी डिटेल्स आती है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है जी, प्रोग्राम कंक्रीट सॉल्यूशन एक डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद फिर उसको इंस्टॉल करके टेस्ट किया जाता है। अगर वो प्रोग्राम ठीक चल रहा है तो ओके है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डीबग किया जाता है। देन उसके बाद मेंटेनेंस के लिए उसको कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के साथ-साथ फिर चेक किया जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको डीबग करना, और अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसको अपडेट करना होता है। एनालाइजिंग क्या होता है जी, एनालाइज़ द प्रॉब्लम एंड स्पेसिफाई व्हाट द सॉल्यूशन मस्ट डू। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। देन उसका एक जनरल सा सॉल्यूशन डेवलप करना है। डेवलप अ जनरल सॉल्यूशन लाइक एल्गोरिदम, या फिर कोई एक प्रोसीजर उसका, जिसे कहें कागजी कार्रवाई उसकी पूरी करनी होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन वेरीफाई दैट योर सॉल्यूशन रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। उसको थोड़ा सा वेरिफिकेशंस के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट आप ने पढ़ा हो तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरतीब से सिखाई जाती हैं। देन उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को एक सैम्पल प्रॉब्लम से देखते हैं। सपोज अ प्रोग्रामर नीड्स टू डिटरमाइन एन एम्प्लॉयज वीकली वेजेस, हाउ वुड द कैलकुलेशन बी डन बाय हैंड। उसको पहले एक हैंड रिटन फॉर्मेट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदाज में, जैसे हम फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते हैं, साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उस फॉर्मेट में पहले उस सैंपल को हम लेंगे, उस वीकली वेजेस को एम्प्लॉयज़ के, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके स्टेप्स और प्रॉपर जो है प्रोग्रामिंग की फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। In 1 week, an employee works 52 hours at the hourly rate, pay rate of $24.75। एक एम्प्लॉय है जी, टोटल 52 आवर्स काम कर रहा है, और 1 आवर उसका जो पे रेट है उसको दिया जाता है, वो $24 समथिंग दिया जाता है। और नॉर्मल वर्किंग आवर जो होते हैं, एक हफ्ते में टोटल उसने 40 घंटे ड्यूटी देनी होती है, जबकि अगर वो 52 आवर्स, कुछ आवर्स एक्स्ट्रा अगर ओवर टाइम वो जॉब करे, काम करे, तो फिर उसके लिए ओवर टाइम का जो रेट है वो 1.5 रेट फैक्टर है। इनके 24 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 36-37 जो है जो टोटल बन जाएगा, उस कैलकुलेशन को आप ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अभी इसका न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मेट में सॉल्व करें तो हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 24.75 डॉलर्स, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डॉलर्स। ये मेथड एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के फॉर्मेट में मेथड हमने देखा, डिस्कस किया, और इसके टोटल आप देखें कि 990 और 445.50 डॉलर्स, इनको ऐड कर लें टोटल, तो आप उसके पर वीक उसने कितना काम किया और कितने डॉलर्स उसने अर्न किए, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ वेजेस। इसको देखें प्रॉपर एक फॉर्मेट में कि इफ़ आवर्स आर मोर देन 40, अगर 40 से ज़्यादा घंटे उसने काम किया हुआ है, देन हम 40 मल्टीप्लाई बाय पे रेट प्लस एक्स्ट्रा आवर्स, टोटल आवर्स मीन माइनस 40, कि अगर उसने 52 आवर्स की जगह पे 52 आ जाएगा, 52 माइनस 40, देन मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू पे रेट हमारे पास। अब ये आप देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल को पहले जैसे हमने सॉल्व किया, वो डायरेक्ट उसी एग्जांपल को किया, फिर उसको जनरलाइज फॉर्मेट में जब सॉल्व करना चाहें तो जनरलाइज फॉर्मेट में 40 जो है वर्किंग आवर आपके वीकली होते हैं, ये जनरल
वैल्यू है। पे रेट भी हमने एक जनरलाइज उसको टाइटल दे दिया, आर्स भी जनरल टाइटल दे दिया। उसके बाद फिर 1.5 जो उसका 1.5 गुना जो पे रेट है ओवर टाइम का, वो भी हमने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करने के साथ ही हम इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में इक्वेशन बना लेंगे। उस इक्वेशन में आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल इन जर्नल फॉर्मेट में सॉल्व करने का तरीका। अब आते हैं कि जी उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करना हो तो कैसे डिज़ाइन करेंगे। एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग में आप देखें कि सबसे पहले गेट द एम्प्लॉयज़ आर्ली रेट, पे रेट, इसको हम स्टेप में लिखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा गेट द आवर्स वर्क दिस वीक, टोटल उसने कितने घंटे ड्यूटी की है। थर्ड वन इज कैलकुलेट दिस वीक्स रेगुलर वेजेस, कि इस हफ्ते उसने कितना जो 40 घंटे में काम किया उसकी टोटल कितनी कैलकुलेशन बनती है। 40 मल्टीप्लाई बाय हम 24 करेंगे 0.75। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा है ओवर टाइम अगर उसने किया हुआ है तो उसको कैलकुलेट करें। वो हमारे पास है जी 52 माइनस 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय $24.755। तो ये ओवर टाइम की कैलकुलेशन उसकी कर ली हमने और फिर रेगुलर वेजेस की भी कैलकुलेशन कर ली। ये नीचे कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में इस एग्जांपल को साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, और जो जनरलाइज फॉर्मेट में एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो ये स्टेप्स आपके सामने हम लिख रहे हैं। तो फिफ्थ स्टेप हमारे पास सिंपल, ऐड द रेगुलर वेजेस टू ओवर टाइम वेजेस टू डिटरमाइन द टोटल वेजेस फॉर द वीक। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इफ एनी इसलिए लिखा हुआ है कि हम इस एल्गोरिथम हमेशा जनरलाइज फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, उसको फिक्स नहीं करते। ये एल्गोरिथम हमारा एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए भी काम करेगा जो कि नॉर्मल 40 घंटे जो है ड्यूटी कर रहा हो, ओवर टाइम अगर वो नहीं भी कर रहा तो ये एल्गोरिथम उसके लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, उसको देखते हैं कि जी उसमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। एल्गोरिथम हमने एनालिसिस और एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग ये सारा कुछ हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अब सॉल्यूशन और उसका प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के ऊपर आते हैं। तो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के लिए सपोज कि ये जो अभी एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया था, ये इस एल्गोरिथम के ये जो 5 स्टेप्स आपको दिए गए, अगर आपको ये 5 स्टेप्स जो है दे दिए जाएँ और कहा जाए कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखें, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ। सी प्लस प्लस यूज़ करूँ, जावा यूज़ करूँ या कोई और लैंग्वेज यूज़ करूँ। तो उस डिसीजन के टाइम पे आपने चेक करना है कि कैसे प्रोग्रामिंग और कौन से सिंबल्स और क्या चीज़ यूज़ करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है जी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए लैंग्वेज विद स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स, सिंबल्स, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। उन स्टेप्स को देख के हमने फिर उसका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। सपोज कि हम वही एल्गोरिथम 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दे देते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, बेसिक लैंग्वेज को और जावा लैंग्वेज को। तीनों से अलग-अलग जो है कोड लिखा जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन हमारा सेम वही होगा जो कि एम्प्लॉय वेजेस को कैलकुलेट करके देगा। अगर वही हम एल्गोरिथम जो है 3 डिफरेंट प्रोग्रामर्स के थ्रू डिज़ाइन करवाएँ, तो वो तीनों के जो स्टेप्स होंगे थोड़े-थोड़े चेंज होंगे। थोड़े-थोड़े अंदाज़ चेंज होगा उनका इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन एट द एंड सॉल्यूशन सबका सेम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी एम्प्लॉयी वेजेस की। अगर बहुत बड़े-बड़े टास्क जो हैं उनका एल्गोरिथम लिखा जाए, तो उन एल्गोरिथम्स की डिज़ाइनिंग में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिज़ाइनर अलग-अलग सॉल्यूशन देते हैं और वो अलग-अलग सॉल्यूशंस जो हैं वो कुछ सॉल्यूशन ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं, मेमोरी ले रहे होते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस कम स्पेस और कम टाइम ले रहे होते हैं। एट द एंड हमने
जो उन अलग-अलग एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन-सा था, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है। और ये हमारा सब्जेक्ट ओवरऑल है भी इसी चीज़ के ऊपर कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स अगर आसिम आमिर और समथिंग किसी और का एल्गोरिदम हमें दिया जाता है, तो उनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन-सा है, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है। और बेस्ट एल्गोरिदम फाइंड करना और उससे रिलेटेड फिर बेस्ट सॉल्यूशन प्रोग्राम बनाना, जिससे हमारी एफिशिएंसी, आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए, यही हमारा मेन टास्क है इस पूरे सब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट जो है टेस्टिंग है, टेस्टिंग में वही रनिंग टाइम देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, अगर कोई एरर है तो उसपे डिबगिंग एटसेट्रा वो हम देखेंगे। देन हमारे पास मेंटेनेंस फेज़ होता है कि इम्प्लीमेंट हमने कर लिया, उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करना पड़ जाए, मॉडिफ़ाई करना पड़ जाए, तो हमारा वो मेंटेनेंस फेज़ में आ जाता है। यूज़ एंड मॉडिफ़ाई द प्रोग्राम टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट एरर्स दैट शो अप इन यूजिंग इट। मीन के जैसे एक क्लाइंट को आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसने जी पेंटियम 4 कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था। थोड़े दिनों बाद उसने नया कंप्यूटर लिया, कोई कोई कोर आई लैपटॉप ले लिया या कंप्यूटर ले लिया, कोर आई 3 या फिर कोर आई 5 कोई ले लिया। तो आपका वो सॉफ्टवेयर आया कि उस नए आर्किटेक्चर पे इम्प्लीमेंट किया, इंस्टॉल आसानी से हो जाएगा। अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा-सा अपडेट करके, मॉडिफ़ाई करके दोबारा से उसको इंस्टॉल करके देंगे या अपडेट करके देंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ओवरऑल हम मेंटेनेंस कहेंगे और ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो सैटिस्फाइड रहे और सॉफ्टवेयर जो है चलता रहे। आज के इस ट्यूटोरियल के लास्ट में बस ये एक आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाने लगें, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगें, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो है सबसे पहले कि कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दें। आपको टास्क मिला, आप टास्क के स्टार्ट में हैश इंक्लूड, आईस्ट्रीम एटसेट्रा ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट राइटिंग एनी एल्गोरिथम। प्लानिंग के बगैर ही आप डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर दें। देन उसको डिबग करें, फिर रिवाइज़ करें, फिर डिबग करें, फिर रिवाइज़ करें। ये ऐसे जैसे सपोज़ आप किसी टेलर के पास जाते हैं, वो आपकी मेज़रमेंट्स लेने से पहले ही कॉलर सीने बैठ जाता है, फिर बाजू सीने बैठ जाता है। बाद में फिर जब उसने कोई पैंट आपकी सीनी हो या फिर वेस्ट चेक करनी हो या कोई और मेज़रमेंट लेनी हो, फिर आपको वो कॉल मिलाए या आपको दोबारा बुलाए और कहे कि जी आपके पैंट की साइज़ हमने लेनी थी, तो वो साइज़ लेने बैठ जाए। तो ये ऐसे जैसे आप पहले कोड लिख लें, फिर डिबग करें, फिर रिवाइज़ करें, फिर डिबग करें, फिर रिवाइज़ करें, फिर डिबग करें और देन आप रिवाइज़ करने के बाद एट द एंड आप अपना गोल अचीव करें। जबकि प्रॉपर एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग में ये है कि आप इनिशियली प्रॉपर उसकी मेजरमेंट्स, उसके स्टेप्स, सीक्वेंस वो सारे थिंकिंग करने के बाद आप लिख लें, लिखने के बाद फिर आप कोडिंग पे टाइम जो है इन्वेस्ट करें। जब थिंकिंग के बाद आप कोडिंग करेंगे तो वो स्टेप आप देख रहे हैं कि ये निस्बतन कम टाइम लेगा और स्पेस भी कम लेगा। जबकि जो शॉर्टकट आपको फ़ील हो रहा हो, तो हर प्रॉब्लम के लिए वो शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। बाज़ प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो भी जाते हैं कि डायरेक्ट आप कोड लिखें, उसके बाद थोड़ा-सा डिबग करके आप गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट प्रॉपर प्रोग्रामिंग के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और सीक्वेंसेस, लूप्स वगैरह वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स और नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।